नमस्कार, मैं व्योम। आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। बीपीएससी पीटी का एग्जाम है 7 मई को और फाइनल पोस्ट लगातार आपको इसके प्रिपरेशन से लेकर इसके गाइडेंस से लेकर हर तरह से आपको मदद करते आ रही है। अब अंतिम 30 दिन बचा है, मात्र 30 दिन, और उस 30 दिन में कैसे तैयारी करें वो वही बता सकता है जो इस तैयारी को फेस करके आया हुआ है, जो इस एग्जाम को क्रैक किए हुए हैं। तो उसी क्रम में मैं पहले भी आपको मिलाया था सर से, फिर आज मिला रहा हूं आशीष नंदन सर, जो बंजरिया प्रखंड मोतिहारी में सीडीपीओ हैं। वो खुद ही बीपीएससी क्रैक कर चुके हैं। तो आज उनसे जानेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर क्रैक बीपीएससी विद इन 30 डेज। स्वागत है सर। थैंक यू सर, जैसा कि अभी बच्चे 30 दिन के अंदर में बड़ा दिग्भ्रमित होते हैं कि हम क्या पढ़े क्या ना पढ़े, किस तरीके की तैयारी करें। तो सर, पूरी गाइडेंस जो 30 दिन के लिए है बच्चों का, वो सर आप दे बच्चों को कि 30 दिन में वो कैसे तैयारी करें। जी, आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अब प्रीलिम्स को लगभग 1 महीने का समय ही बचा है। हमारी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को बचे हुए समय के लिए जो परफेक्ट यूटिलाइजेशन हो आपका समय, उसी के लिए आपको हम जो भी गाइडेंस है वो बताएं। तो जो अभी हमारे पास 30 दिन के करीब बचे हुए हैं, इसमें मात्र हमें 3 चीज़ों पे फोकस करनी है। 30 दिनों में 3 चीज़: रिवीजन, करंट अफेयर्स और मॉक टेस्ट। बड़ा अच्छा चीज है, 30 दिनों में मात्र 3 चीज। जी सर। जी, तो सबसे पहले हम लोग रिवीजन पे आते हैं। हम सब्जेक्ट को उसके वेटेज के अकॉर्डिंग, जो परंपरागत वेटेज है पिछले विगत बीपीएससी में जो उनका क्वेश्चन की संख्या, मार्क्स जो उनसे आए हैं, उसी के अकॉर्डिंग से हम उसको वेटेज देंगे और उसी के अकॉर्डिंग से उसको हम रिवाइज करेंगे। इसी के अकॉर्डिंग, उसके वेटेज के अकॉर्डिंग ही हम उसका मटेरियल को भी चॉइस करेंगे कि सो अगर उसका वेटेज कम है तो हम हैवी मटेरियल पे कभी नहीं जाएंगे, जो मोटे बुक्स होते हैं। अगर किसी का वेटेज ज़्यादा है तो हम कोशिश करेंगे कि जो ट्रेडिशनल सोर्सेस हैं हमारे, जो हम पहले से फॉलो करते हुए आए हैं, जब से हमने प्रिपरेशन शुरू किया है, हम उसको रखेंगे। इसी क्रम में अभी सबसे पहले जो बीपीएससी के विगत क्वेश्चन पेपर को देखने के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो बीपीएससी प्रीलिम्स में अच्छा संख्या में उसके क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे अच्छा स्कोर भी करते हैं। तो हिस्ट्री के लिए हम जो ट्रेडिशनल सोर्सेस हैं हमारे, जो एनसीईआरटीज हो या जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं हमारे, स्पेक्ट्रम वगैरह हैं, हम उन्हीं को फॉलो करेंगे जिन बुक को हमने पहले से पढ़ा है, और हम उनको क्विकली रिवाइज करेंगे। और हिस्ट्री के क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा रहती है, तो हम इसके अलग से जो क्वेश्चन बैंक हैं, जैसे घटना चक्र वगैरह के क्वेश्चन बैंक आते हैं हिस्ट्री के, उसको हम जरूर सॉल्व करेंगे क्विक रिवीजन के साथ ही। इसके बाद साइंस का वेटेज है बीपीएससी में, तो साइंस को अगर हमने किसी ट्रेडिशनल बुक से पढ़े हैं तो उसको हम लोग ट्रेडिशनल बुक से ही पढ़ेंगे, और या नहीं तो हम लूसेंट से रिवाइज करते हुए जो घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक है उसको सॉल्व करेंगे, और हम अपने साइंस के क्वेश्चंस जो हैं अराउंड 20 प्लस रहते हैं उनको हम सिक्योर करेंगे। जी, अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि बिहार स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस रहते हैं, जो बिहार स्पेशल, जी अच्छा जी, तो उसका भी वेटेज अच्छा रहता है। सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा, बिहार स्पेशल नाम से बहुत सारे बुक्स जो हैं मार्केट में अवेलेबल हैं। अब लास्ट 1 महीना बचा हुआ है, कुछ नए बुक्स भी आएंगे। आपको अपने जो पुराने बुक्स आपने स्टार्टिंग से प्रिपरेशन के टाइम पे ख़रीदा था और उसको पढ़ाई किया था, उसी को रिवाइज करेंगे। और हाँ, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक बिहार स्पेसिफिक का भी सॉल्व करेंगे। बच्चे वो मिस करते हैं, उन्होंने बिहार स्पेसिफिक सिर्फ किसी किताब से पढ़ा है या 2 किताब से पढ़ लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं करते हैं। तो जो भी किताब हमने बिहार स्पेशल का पहले से पढ़ा है उसी को रिवाइज करते हुए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिहार स्पेशल का भी। ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को हम क्विक रिवीजन टाइप से जो लूसेंट है उसी से हम लोग रिवाइज कर लेंगे। और इकोनॉमिक्स के लिए स्पेशली ये चीज़ ध्यान देना है कि इकोनॉमिक्स में मेनली क्वेश्चंस करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं, जो करंट हमारी गतिविधि हो रही है उसी से। तो इसमें हमारा सबसे सहयोग रहता है वो बजट और इकोनॉमिक सर्वे का रहता है। तो हम बजट और इकोनॉमिक सर्वे को देखेंगे, और इकोनॉमिक्स का जो नए टर्मिनोलॉजी आए हैं विगत साल भर में, वर्षों में अगर नए टर्मिनोलॉजी आए हैं तो उसके डेफिनेशन से हम लोग अपने आप को अवगत करा लेंगे। इसके बाद हमारा मेन जो फोकस है वो करंट अफेयर्स पे है।
तो करंट अफेयर्स का हमने पहले भी अपने बताया था कि एक डिटेल करंट अफेयर्स पढ़ना ज़रूरी है। तो जो हम एक डिटेल करंट अफेयर्स की जो मैगजीन पढ़े थे, हम उनको रिवाइज करेंगे, हम उसी मैगजीन को रिवाइज करेंगे। और अभी आने वाले में से जो अभी बहुत सारे वन लाइनर मैगजीन लॉन्च होंगे, 67 BPSC/CDPO करके बहुत सारे वन लाइनर मैगजीन जो क्विक रिवीजन के नाम से लॉन्च होंगे, उसमें से मात्र किसी एक वन लाइनर मैगजीन को हम लेंगे, वो भी क्विक रिवीजन के लिए, ताकि अगर डिटेल करंट अफेयर में से कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस हमारे बच गए होंगे तो उसको हम लोग इस वन लाइनर के माध्यम से कंप्लीट कर पाएंगे। और अगर कुछ बच्चे होंगे इनमें से जिन्होंने 6 महीने या साल भर पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किया होगा, जो कि रेगुलरली करंट अफेयर मैगजीन फॉलो नहीं कर पाए होंगे, तो उनके लिए ये रहेगी कि वो ईयरली सार संग्रह टाइप से कोई एक मैगजीन कंप्लीट करे और वन लाइनर कंप्लीट करे, ताकि उनका भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस जो है सो ज़्यादा ना छूटे। सर ये तो हो गई कैसे तैयारी करें, और सर एक चीज़ और है, क्या गलती ना करे अभी स्टूडेंट, इस पे भी फोकस करें। क्या गलती, क्या छोड़ने वाली चीज़ है, उसको भी सर बताइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो ये तो छोड़े क्या। जी अभी लास्ट 30 दिनों में आप सबसे पहले अपने जो बुक्स हैं हमारे, जो हम पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, उन्हीं बुक्स पे कंसंट्रेट करना है। सबसे पहली बात ये है, जिस बुक को हमने पढ़ा है उसी बुक से रिवीजन भी करना है, नई बुक नहीं उठानी है। नया कोई भी टॉपिक या नया कोई भी सब्जेक्ट हम अभी नहीं उठाएंगे अगर वो बहुत ही ज़रूरी ना हो, कि हमने बिल्कुल ही उसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है, तभी हम नया उठाएंगे। नहीं तो हम नया अभी कुछ नहीं उठाएंगे, सिर्फ रिवीजन पे हम फोकस करेंगे। और जो भी हैवी बुक्स हैं, जो मोटे बुक्स हैं, उसको अभी हम लोग अवॉइड करेंगे। मोटे बुक्स को अवॉइड करेंगे। 30 दिनों में हम जिस चीज़ को रिवाइज नहीं कर सकते हैं, उस चीज़ को अभी प्रथम बार पढ़ना, मार्क्स देने लाइक हमारे समझ से वो नहीं होगा। जी सर बिल्कुल। जिसको हम रिवाइज नहीं कर पाएंगे अभी 30 दिनों के अंदर, उस चीज़ को प्रथम बार पढ़ना मैं सजेस्ट नहीं करूँगा इस चीज़ के लिए। जी सर बिल्कुल। मतलब जो काम आप पहले से करते आ रहे हैं उसी को दोबारा करें, नया कोई काम, नया कोई किताब सर नहीं पढ़े, यही है मतलब। और सर एक और चीज बच्चों में होता है काफी कि पढ़ तो लेते हैं लेकिन क्वेश्चन करने का उनको मतलब ये नहीं कर पाते, उस पर आप क्या कहेंगे सर? तो हमारा जो थर्ड आयाम था, जो मैंने बताया था, रिवीजन, करंट अफेयर्स और मॉक टेस्ट। तो अब हम मॉक टेस्ट पे आते हैं। तो मॉक टेस्ट में सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लें, उससे कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड भी कितने साल के सर ये भी बता दीजिए, कितना साल लगभग? जो करंट में आए हैं, जैसे कि जो ट्रेंडिंग जो सेम पैटर्न में एग्जाम हो रहे हैं, 60-62 BPSC से सेम पैटर्न में एग्जाम हो रहे हैं, 60-62 BPSC हुए हैं, 63, फिर CDPO का भी एग्जाम पूर्व में हो चुका है, 64 PT हो चुकी है, 65 PT हो चुकी है, 66 PT हो चुकी है। इनको तो जरूर से सॉल्व करें, मतलब 62 से 66 तक 66, उसमें एक CDPO का भी CDPO का अलग से, उनको जरूर ही आप सॉल्व करें। कुछ और भी BPSC जो है सो जनरल स्टडीज बेस्ड ऑडिटर जनरल वगैरह का भी एग्जाम हुआ था, जिसमें कि लगभग में जनरल स्टडीज का पेपर जो है सो सेम ही होता है जो पिछले वर्ष एग्जाम हुआ था। तो अगर उन सब का क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल है तो आप जरूर सॉल्व करें, सबसे पहले उन्हें सॉल्व करें। उसके बाद अब हम आते हैं कि जो कोचिंग संस्थानों का जो मॉक टेस्ट है उस पर हम आते हैं। तो अब हमारे पास जबकि 30 ही दिन बचे हैं, तो हम कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट से शुरुआत करेंगे। किसी 2 कोचिंग संस्थान का हम कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट लेंगे और उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। और मॉक टेस्ट में हमको खरीदते वक्त ही पहले ये देखना है कि उसमें जो सॉल्यूशन दिया हुआ हो वो डिटेल्ड हो। सिर्फ ABCD करके आंसर दिया हुआ मॉक टेस्ट फ्रूटफुल नहीं रहता है। अगर आंसर A है तो क्यों A है उसको जस्टिफाई करता हुआ जो मॉक टेस्ट है, आंसर का और विश्लेषण होना चाहिए। वो टेस्ट पेपर ही हमको लेना है और उसके एनालिसिस को हमको पढ़ना है। अगर आपने सही किया है तो अच्छी बात है, आपसे अगर वो क्वेश्चन गलत हुआ है तो आप उसका एनालिसिस जरूर पढ़ें और उसके आधार पे आप देखिए कि आपसे गलती क्यों हुई, वो अमुक क्वेश्चन में आपसे क्यों गलती हुई है। अगर वो उस एनालिसिस से सही हो पा रही है तो अच्छी बात है, अगर एनालिसिस से सही नहीं हुआ है तो आप अपने ट्रेडिशनल सोर्स बुक को रेफर कीजिए, कि उस टॉपिक को रेफर कीजिए कि उस टॉपिक से दोबारा गलती ना हो। जी। और एक और चीज़, अगर एक ही टॉपिक से अगर आपको बार बार गलती हो रही है कॉम्प्रिहेंसिव में,
तो आप बुक को रेफर कर चुके हैं फिर भी गलती हो रही है, तो उसका जो उस पोर्शन का या उस सब्जेक्ट का आप सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पेपर भी उठाइए, फिर उसको सॉल्व कीजिए। पहले कॉम्प्रिहेंसिव, अगर कॉम्प्रिहेंसिव से सुधर गया हमारी चीज़ें कि हमने बुक से कॉम्प्रिहेंसिव से डिटेल एनालिसिस पढ़ लिया और उस चैप्टर को हमने वापस से रिवाइज कर लिया, अगर ठीक हो गया तो वेल एंड गुड। अगर ठीक नहीं हुआ तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना है। और एक कॉम्प्रिहेंसिव, अगर आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है, आपने डिटेल एनालिसिस पढ़ लिया, आपने बुक पढ़ लिया, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक्स का आपका गलत हो रहा है, तो आप एक क्वेश्चन बैंक ले आइए जो कि स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स के लिए हो, और फिर उसको सॉल्व करें और उसका डिटेल एनालिसिस पढ़ें। हमको लगता है कि आपके लिए ये फ्रूटफुल रहेगा। सर ये सब तो ठीक है बातें, लेकिन एक बात और सर निकल के आता है सामने, पढ़ कितना भी ले, लेकिन एग्जाम देने के समय का जो इन्वायरमेंट होता है एट टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, उसमें काफी बच्चे घबरा जाते हैं, मतलब कुछ गड़बड़ हो जाता है, दिमाग में काफी ब्लैंक हो जाएगा, कुछ आएगा नहीं, या डिमोटिवेट हो जाएंगे एट टाइम। उसके लिए आप क्या कहेंगे, बच्चे किस तरीके से पहले से प्रिपेयर हो एग्जाम के लिए? तो जो एग्जामिनेशन का जो टेम्परामेंट होता है वो सच है, अलग ही टेम्परामेंट होता है। वहाँ पे जो अपने कंट्रोल करते हैं अपने इमोशंस को और अपने एक्शंस को जो कंट्रोल करते हैं वो अच्छा कर जाते हैं। कम जानकारी में भी वो कॉन्फिडेंटली अच्छा सॉल्व कर पाते हैं और निकाल लेते हैं। तो इसके लिए मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा, जैसे कि आप जो हैं सो यथासंभव कोशिश करें कि जितने भी मॉक टेस्ट आप लगाएं वो एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में लगाएं। एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में लगाने से मतलब है कि जैसे बेंच डेस्क वगैरह होता है, तो वैसा सेटअप अगर आपको कोई टेस्ट सेंटर प्रोवाइड कर रहा है तो वहाँ ज़रूर ज्वाइन करें, वो फ़ायदेमंद रहता है। या नहीं तो अगर आपने लाइब्रेरी ज्वाइन किया हुआ है तो 3-4 दोस्त मिलके आप एक साथ शुरुआत कर सकते हैं कि चलो आज हम लोग अभी ये टाइमिंग हमारा है कि हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। या अगर आप घर पे अकेले प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपने आप को इस तरीके से प्रोजेक्ट करिए कि हम एग्ज़ाम देने बैठे हैं, हम उस समय में कुछ और नहीं, हमको सिर्फ क्वेश्चन पेपर जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम में है 2 घंटे की जो पेपर है उस तरीके के माहौल में आपको एग्ज़ाम दें। और यथासंभव कोशिश कीजिए कि आप एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में ही मॉक टेस्ट दें और एग्ज़ाम के समय में ही मॉक टेस्ट दें। जी, ये आपके लिए एक एडिशनल, मतलब टाइमिंग जितना एग्जाम में होता है उतना ही टाइमिंग और उसी टाइमिंग में। अच्छा, उसी टाइमिंग में, क्योंकि बहुत बच्चों की होती है प्रिपरेशन करते वक्त देर से सोने की और देर से जगने की आदत हो जाती है। एग्ज़ाम का हमारा टाइमिंग नॉर्मली अभी तक 12 बजे से 2 बजे तक प्रीलिम्स का टाइमिंग रहा है, तो बहुत बच्चों का उस टाइम में रहता है कि वो या तो सो के उठने वाले रहते थे या दोपहर वाला नैप लेने वाले रहते थे। तो ये गलती मत कीजिएगा। उस टाइम में अपने दिमाग को एक्टिव रखने के लिए मॉक टेस्ट जरूर कोशिश कीजिए कि दिन का एक मॉक टेस्ट 12 से 2 जो ट्रेडिशनल टाइमिंग है बीपीएससी का उसमें ज़रूर सॉल्व करें। वो आपके दिमाग को वहाँ पे एक्टिव रखने में मदद करेगा। और मॉक टेस्ट सॉल्व करते वक्त जो भी एलिमिनेशन टेक्निक या जो भी ऑप्शन से जो आंसर गेस करने का टेक्निक है जो आप सोचे हैं और जो बच्चे जो सब कोई फॉलो करते हैं एग्जामिनेशन में जाके, वो मॉक टेस्ट में भी प्रैक्टिस करना है। आपको क्वेश्चंस को पढ़ के आपको अगर नहीं सॉल्व हो रहा है, आपके इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग से नहीं सॉल्व हो पा रहा है, आप उसके 5 ऑप्शंस को पढ़िए, उससे आंसर जो डिड्यूस करना है, जो काम आप सोचे हैं कि वो हर कोई करता है क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है बीपीएससी में, तो आप उस काम को भी अभी से प्रैक्टिस कीजिए। उस काम को भी आप मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस कीजिए और ज़रूर अच्छा होगा। चलिए सर, इतना गाइड किया उसके लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे आशीष नंदन सर ने आपको किस तरीके गाइड कर रहे थे। मतलब उनका एक ही चीज कहना था कि आपका जो अभ्यास हो वो पूर्ण अभ्यास के तौर पे हो, मतलब जो परीक्षा में आप करने का सोचे हैं वो अभी से डेली वाइज डेली कर दीजिए इन द इन्वायरमेंट ऑफ एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट के तरह, वही था ना सर। तो इस तरीके से जो भी सर ने बताया उसको फॉलो करें, अच्छा होगा। और आगे भी गाइडेंस के लिए देखते रहे फाइनल पोस्ट। लगातार हम बीपीएससी पे नए नए ट्रिप्स देते रहेंगे आपको, बने रहे हमारे साथ। हमें दे इजाजत, धन्यवाद सर। थैंक यू। देखते रहे फाइनल पोस्ट, धन्यवाद।